अब आप देख रहे हैं तस्वीरों में कैसे अब सुरक्षा जो है वो और उसके बंदोबस्त जो है कैसे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। न सिर्फ नागपुर में जहां पर फांसी हुई है याकूब मेमन को, बल्कि मुंबई में भी। और हमारी जो खबर है अब आपको बता दें हम एक बार फिर, 7 बजे याकूब मेमन को फांसी हुई है। पहले जो पुष्ट खबरें थी वो कुछ और पहले का वक्त बता रही थी, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि 7 बजे ही याकूब मेमन को फांसी हुई है और अब उसके शव को मुंबई ले जाने की तैयारी की जा रही है। उसके परिवार को शव सौंपा जाएगा। अदालतों ने भी अपनी तरफ से इस बात को बार बार कहा है कि जो परिवार है उसका हक है कि जिस व्यक्ति को सजाए मौत दी गई उसका शव परिवार को दिया जाए। और ऐसी सारी हमारे सामने खबरें हैं कि जो महाराष्ट्र प्रशासन है वो याकूब मेमन का शव परिवार को देने की ओर ही काम कर रहा है। अब हम बात कर सकते हैं फखरुद्दीन साहब से। फखरुद्दीन साहब, देखिए जो बात पवार साहब कह रहे हैं उन्होंने वो इस बात पर कायम है कि इसका कोई अंत नहीं होता, ये अपीलें दलीलें चलती रहती। आप एक बार फिर अपील करते राष्ट्रपति के पास, आप फिर गवर्नर के पास जाते, आप फिर चैलेंज करते सुप्रीम कोर्ट में। मैं आपसे पूछ रहा था, क्या इसने हमारे जुडिशियल सिस्टम की कोई कमी भी उजागर की है क्या? हर बात पर हमारे यहाँ जुडिशरी में देखिए हर प्रक्रिया का प्रोसीजर कोड से और अपने पुलिस मैनुअल से, उसके हिसाब से उन्होंने काम किया। प्रोसिक्यूटर अपना उन्होंने पक्ष अदालत में रखा, उनका अलग जॉब है। प्रोसिक्यूटर अलग होता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अलग होता है, जज है और डिफेंस काउंसिल है। अपना अपना काम हर एक प्रक्रिया हर एक स्टेज पर है। तो प्रत्येक स्टेज पर सुनवाई का मौका दोनों पक्षों को मिलना चाहिए। कि बहुत बड़ी ये कामयाबी है कि हर मौके पर जहां जहां हो सकता है, इंटरलॉक्यूटरी मैटर में सुप्रीम कोर्ट या अदालतें इंटरफेयर नहीं कर सकती, लेकिन एक ये जो भी आपकी आवाज बार बार कट रही है बात करते हुए। बहरहाल लेकिन इससे जो सवाल उठ रहा है वो ये उठा कि मौका मिलना चाहिए, खासकर उस आदमी को जिसे मौत की सजा हुई है। ये बात तो ठीक है, इससे कोई इनकार नहीं करता, लेकिन इस बात को भी कभी ना कहीं देखा जाना चाहिए कि मंशा क्या है। मंशा रिलीफ हासिल करने की है या दलीलें जो हैं वो अपने अपने बचाव में दी जा रही हैं, या फिर सिर्फ टालना मकसद है कि आप नहीं विधिवत काम। देखिए बात ये है, विधिवत काम किया जाए, विधि एक प्रक्रिया तय की है, उसके हिसाब से तय किया जाए, ये देखना अदालत का काम है जी। अदालत ने उसको देखा, तो पक्षकार अगर उसको मौका नहीं मिलेगा तो आप अदालत के सामने लाएगा कौन मामले को? मान लीजिए अगर ये छूट गया होता तो प्रोसिक्यूशन ये सब चीजें अपील करता, उस पर गौर किया जाता। अरे मैं आपसे उदाहरण के तौर पर राष्ट्रपति जब अदालत ने क्यूरेटिव पिटीशन के ऊपर सवाल खड़े किए जाने पर अपना फैसला कल दे दिया, दोपहर तक दे दिया कि इसमें कोई गलती नहीं हुई है, डेथ वारंट जारी रहेगा। उसके बाद राष्ट्रपति के गवर्नर से अपील हुई, वो खारिज हो गई। राष्ट्रपति से अपील हुई, वो रात में खारिज हो गई। राष्ट्रपति की अपील खारिज होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये तो एक नई बात कल हमने देखी। जी हाँ, ये हमारे यहाँ की न्यायिक प्रक्रिया ने, जी यही हमारे यहाँ की न्यायिक प्रक्रिया की ब्यूटी है और यही हमारी मजबूती है। और ऐसा हुआ है, राष्ट्रपति के बाद भी, राष्ट्रपति के मर्सी पिटीशन खारिज करने के बाद भी लोगों को छोड़ा गया है। तो ये कोई बात नहीं है, यही तो न्यायिक ब्यूटी है हमारी। न्यायालय सर्वोच्च और न्यायिक निर्णय सर्वोच्च है, सब पर बाइंडिंग है जी। और उसकी स्क्रूटनी की जा सकती है। यही तो हमारी सबसे बड़ी खूबी है न्यायिक प्रक्रिया की। जी अच्छा, आप दोनों हमारे जो मेहमान हैं, आप कानून के बहुत बेहतर जानकार हैं, लेकिन एक बात पवार साहब पहले मैं आपसे पूछूंगा। उनका फोन अभी कनेक्टेड नहीं है। फखरुद्दीन साहब, वो ये कि ये फांसी जो हुई है, सजा जो हुई है, अब ये भी हम देखें कि इसमें वक्त कितना लगा। उस हादसे के, उस साजिश के 22 साल बाद हम आज एक गुनहगार को सजा होने की बात कह रहे हैं। ये 22 साल, मगर आप ये भी देखिए कि पुलिस ने कितना समय लिया। 22 साल का समय पूरा न्यायालय के ऊपर नहीं है। पुलिस ने कितना समय लिया उसको इन्वेस्टिगेशन करने में, चार्जशीट पेश करने में, चार्जशीट पेश करने के बाद उसकी समीक्षा हुई। तो सब
न्यायालय ने अपने इतना जबरदस्त केस, इतने गवाह, उनकी जरह न मौका मिला है अगर मान लीजिए, तब भी प्रक्रिया में, ये तो हमारी प्रक्रिया मजबूत है और सभी पक्षों के लिए मजबूत है। आज प्रोसिक्यूशन ये कह रहा है, मगर मान लीजिए ट्रायल कोर्ट ने इसको छोड़ दिया होता तो इसकी अपील होती सुप्रीम कोर्ट में। ये टाडा का मामला है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आया। तो टाडा के मामले में ये इस तरह के जो टेररिस्ट एक्ट है, डिस्ट्रिक्ट जज के सजा देने के बाद, डेजिग्नेटेड कोर्ट की सजा देने के बाद डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई। 2007 में फैसला हुआ है ट्रायल कोर्ट का, टाडा कोर्ट का, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई और 2013 में ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। इसके बाद रिव्यू की प्रक्रिया है। रिव्यू के बाद एक और कानून आया कि खुली अदालत में रिव्यू हो, 3 जज सुने। उसका भी इन्होंने याकूब मेनन ने शत्रुघ्न चौहान के साथ इनकी याचिका थी, उसके आरिफ के साथ, उस पर भी हुआ, इनका रिव्यू सुना गया। तो न्यायिक प्रक्रिया, न्यायालय ने अपना पूरा मौका दिया है, दोनों पक्षों को मौका दिया है। आज प्रोसिक्यूशन ये नहीं कह सकता कि उनको मौका नहीं मिला, बिल्कुल डिफेंस नहीं कह सकता उनको मौका नहीं मिला। फिर न्याय तो जो होगा वो आपको उसको। अरे इससे जो और बड़े सवाल उठे हुए उन पर आऊंगा थोड़ी देर में आपके पास फखरुद्दीन साहब। उससे पहले एक बार हम जरा दर्शकों को फिर बता दें जिन्होंने इस खबर को शुरुआत से नहीं फॉलो किया कि आज सुबह से अब तक क्या क्या हुआ है। रात 10:40 पर राष्ट्रपति ने याकूब मेमन की दया याचिका को आखिरी बार खारिज कर दिया और रात 11:30 बजे कई वकील चीफ जस्टिस के घर पर पहुंच गए रात को 11:30 बजे और एक बार फिर उन्होंने नए सिरे से सुनवाई की मांग की, ये कहते हुए कि राष्ट्रपति के दया याचिका खारिज करने के बाद 14 दिन का वक्त मिलना चाहिए। चीफ जस्टिस ने रात को करीब 1:45 बजे 3 जजों की उसी बेंच को जिसने क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई की थी उसको तलब किया कि आप बात करें। 2:15 बजे सुप्रीम कोर्ट खोला गया। 3:15 बजे अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी जो कि महाराष्ट्र सरकार का पक्ष रख रहे थे वो पहुंचे और रात 3:20 पर, यह ऐतिहासिक है, रात 3:20 पर सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम में सुनवाई होती है और उसके बाद लगभग 4:50 पर यह फैसला आखिरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट सुनाता है कि कोई गलती इस न्यायिक प्रक्रिया में नहीं हुई है।